चलिए लाइव कर दीजिए। कहाँ गया जी? मोबाइल चार्ज करता नहीं है तो लोग ठीक से ले जाओ तो मोबाइल चार्ज में लगा दो। अरे मोबाइल पुराना हो गया, चार्ज खत्म हो जाता है तुरंत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। आइए आज के टेस्ट के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। और इस टेस्ट का विद्यार्थी के जीवन में बड़ी अहम रोल होता है, समझे। सफलता में, वनडे परीक्षा में, एक दिवसीय परीक्षा में जो है ना, इस टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। जो लोग सफल हुए हैं अपने संस्थान से, उनसे आप पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे कि इस टेस्ट का क्या रोल है। तो आप सभी लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं भी देते तब पर भी अच्छा ही करते। दे रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। आइए क्वेश्चन। लोथल नगर के संदर्भ में, आइए पहला क्वेश्चन पे। अबे दीदी जी लोग बोर्ड पे आइए। अब छोड़िए उस सबको, अपना कार फार बंद कीजिए। अब लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब कौन सा कथन गलत है? गलत है। इतिहास के दूसरा चैप्टर हड़प्पा सभ्यता का ये क्वेश्चन है। लोथल हड़प्पा सभ्यता के बड़े स्थलों में लोथल का नाम आता है। लोथल जो कि भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव, लोथल की खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। और यह एक बंदरगाह नगर था। हड़प्पा काल में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते थे वो लोथल बंदरगाह से होता था। जैसे हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मिस्र की सभ्यता के साथ, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ जो होता था वह लोथल से ही होता था। और यहां भंडार गृह भी देखने को मिले हैं। भंडार गृह मतलब जहां पर अनाज को इकट्ठा किया जाता है उसी को कहा जाता है भंडार गृह। हड़प्पाई स्थल, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, इन सभी स्थलों से भंडार गृह के प्रमाण मिले हैं। और साथ ही साथ लोथल से मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने मतलब गुड़िया बनाने का कारखाना, खिलौना बनाने का कारखाना, उसी को जो है मनका कहा जाता है। समझ गए? यानी एक प्रकार से सोचिए ना, साज सज्जा का सामान सब जहां पे बनता है। तो पहला है यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा। नहीं, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यही गलत है और इसका उत्तर यही हो जाएगा क्योंकि हमें चुनना था गलत। जो माही नदी है ना, भारत में बहती है, भारत के मध्य प्रदेश में बहती है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बाद बाकी जो लोथल से संबंधित है, यहां पर बंदरगाह भी था। हाँ, यह स्वयं भी बंदरगाह नगर था, एकदम सही है। इस नगर में एक भंडारगिरी भी था, एकदम सही है। यहां से एक इमारत मिली है जहां मनके बनाने का काम होता था। हाँ, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन साया से नगर
मगध की राजधानी कभी नहीं रही। कौन ऐसा नगर है जो कभी भी मगध की राजधानी नहीं रही? देखिए, आज आप जिसे बिहार कहते हैं उसे प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। और बिहार में भी विशेष तौर पर जो पटना और गया का क्षेत्र है वह आपको मगध कहलाता था। और मगध साम्राज्य के संस्थापक हर्यक वंश के शासक बिंबिसार रहे हैं। और उन्होंने जब मगध साम्राज्य की स्थापना की तो उन्होंने राजगृह नामक शहर को भी बसाया था। और मगध साम्राज्य की सर्वप्रथम राजधानी राजगृह ही बनी थी। राजगृह के बाद आगे चलकर मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा बनी। फिर पाटलिपुत्रा के बाद वैशाली बनी, और फिर वैशाली के बाद फिर से पाटलिपुत्रा बनी, और फिर लंबे समय तक मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा बनी रही है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा बनी रही है, यानी कहने का मतलब यह है कि मगध साम्राज्य की पहली राजधानी या मगध साम्राज्य की जो सबसे प्राचीनतम राजधानी है वह राजगृह। और दूसरी बात, मगध साम्राज्य की जो द्वितीय राजधानी रही है पाटलिपुत्रा, और सबसे लंबे समय तक जो मगध साम्राज्य की राजधानी रही है वह आपको पाटलिपुत्रा। और फिर अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए श्रावस्ती, क्या श्रावस्ती मगध साम्राज्य की कभी राजधानी रही है? तो इसका उत्तर है नहीं। श्रावस्ती कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी रही है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कौशल महाजनपद है, उसकी राजधानी रही है श्रावस्ती। और श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु गुजारा। देखिए, होता क्या था जानते हैं? महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब वे जगह जगह जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो महात्मा बुद्ध साल के 8 महीना तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। 4 माह वर्षा ऋतु में विश्राम करते थे। तो सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु श्रावस्ती में ही उन्होंने बिताया, और वहां पर रहते हुए उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया। वहीं पर महात्मा बुद्ध की मुलाकात अंगुलीमाल डाकू से हुई है। आप बचपन में 3रा, 4था, 5वां क्लास में जो अंगुलीमाल डाकू की कहानी पढ़ते होंगे वो सच्ची कहानी है। और जो आप महात्मा बुद्ध को जानते हैं वो सच में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, और मानव रूप में अवतरित प्रथम व्यक्ति महात्मा बुद्ध है जिन्हें ईश्वर का दर्जा मिला है, जिन्हें ईश्वर का दर्जा मिला है। समझ गए? तो कभी नहीं रहा है, मगध साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं रहा। राजगृह तो रहा है, पाटलिपुत्रा रहा है, श्रावस्ती नहीं रहा। आंसर हो जाएगा क्या? सी, केवल 3। दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, दीर्घ निकाय जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद। दीर्घ निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ। देखिए, आप सब लोग जानते हैं बौद्धों का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, पवित्र साहित्य है, वह है आपको त्रिपिटक। त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है। तो इसमें जो सूत पिटक है, सूत पिटक को 5 निकाय में बांटा गया है। मतलब सूत पिटक 5 भागों में बटा हुआ है। सूत पिटक को जो 5 निकाय या 5 भागों में बांटा गया है, उसमें सूत पिटक के 5 निकाय, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मंझिम निकाय, खुद्दक निकाय और अंगुत्तर निकाय। एक बार फिर से सुनिएगा। सूत पिटक, जैसे त्रिपिटक को 3 भाग में बांटा गया है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। वैसे ही सूत पिटक को 5 निकाय में बांटा गया है, मतलब 5 भाग में बांटा गया है। पहला दीर्घ निकाय, दूसरा संयुक्त निकाय, तीसरा मंझिम निकाय, चौथा खुद्दक निकाय और 5वां अंगुत्तर निकाय।
तो इस प्रकार हम लोग यह बात कह सकते हैं कि दीर्घ निकाय का संबंध सूत पिटक से है, और सूत पिटक एक प्रकार का त्रिपिटक के अंतर्गत आने वाला बोध साहित्य है, अर्थात यह भी एक प्रकार का बोध ग्रंथ ही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आश्रम व्यवस्था और उद्देश्य। देखिए, विशेष तौर पर आश्रम व्यवस्था का प्रचलन वैदिक काल में देखने को मिला है, और वैदिक काल में मानव का जो औसत जीवन काल होता था वह होता था आपको 100 वर्षों का। कितने वर्षों का? 100 वर्षों का। और मानव का औसत जीवन काल जो 100 वर्षों का होता था, उसे 4 आश्रम में बांटने का काम, उसे 4 आश्रम में बांटने का काम किया गया है। और उसे जो 4 आश्रम में बांटने का काम किया गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी आश्रम। मनुष्य के जन्म लेने से लेकर 25 वर्ष तक ये होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। और ब्रह्मचर्य आश्रम में मानव का काम होता है ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए अध्ययन अध्यापन करना। फिर दूसरा गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष। गृहस्थ आश्रम में मानव का काम होता है शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति करना। और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, इसमें मानव का काम होता है घर में मालिक की भांति रहना और अपने संतान को प्रशिक्षित करना, उन्हें आगे बढ़ाना, उन्हें अपने पैर पर खड़ा करने को लेकर प्रेरित करना। और फिर अंतिम होता है सन्यासी आश्रम 75 से 100 वर्ष। इसमें घर छोड़ देना है, कहीं मंदिर में जाकर के राम राम जपना है, भिक्षाटन करके खाना है, सन्यास धर्म को अपनाना है। मतलब उसमें जो है आपको अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से कोई लेना देना नहीं, अपने आप को भगवान में लीन कर लीजिए। सन्यासी आश्रम में यही होता है, समझ गए। ब्रह्मचर्य आश्रम, सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना। गृहस्थ आश्रम, विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना। वानप्रस्थ, जंगल में रहकर साधना करना। और सन्यासी, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। 4 1 2 3, आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। देखिए, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका, चीन, जापान जैसे देशों में देखने को मिलता है। और आज भी भारत से ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जापान में मिल जाएंगे, चीन में मिल जाएंगे, श्रीलंका में मिल जाएंगे। विशेष तौर पर चीनी बौद्ध यात्री भारत की यात्रा पर आए, इसके पीछे उनका उद्देश्य यह था गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े भारत में जो भी स्थल है उसकी यात्रा करना है, बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित करना है, गौतम बुद्ध के विषय में विस्तार पूर्वक चीजों को जानना है। ये सब चीनी बौद्ध यात्रियों का अपना उद्देश्य हुआ करता था। फाहियान, वैनसोंग, इत्सिंग, ये सभी चीनी बौद्ध यात्री थे जो अलग अलग कालखंड में भारत की यात्रा पर आए बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए। इन सभी में अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारत की यात्रा पर आए हैं फाहियान। फाहियान को ही हम लोग फासियन भी कहते हैं, फाहियान को ही हम लोग फासियन भी कहते हैं। और जो फाहियान है ये गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 399 ईस्वी में आए थे, और 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक फाहियान भारत में रुके थे। तो फाहियान का जो भारत में शासनकाल है 399 से 414 ईस्वी। इसके बाद वैनसोंग की अगर हम बात करें तो इसके बाद वैनसोंग आए हैं। वैनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए हैं।
वेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से निकले, 630 में भारत पहुंचे, 630 से 644 ईस्वी तक भारत में रुके और पुनः 644 ईस्वी में वापस लौट गए और 645 ईस्वी में चीन पहुंच गए। मतलब इनके भारत यात्रा का जो कालखंड है वेनसोंग का, जो कि हर्षवर्धन के समय आए थे, वह है 629 से लेकर के 645। और फिर इतसिंह आए और इतसिंह का जो कालखंड है वह है 675 से लेकर के 685, 675 से लेकर के 685। तो ईस्वी है और ये भी ईस्वी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले फाहियान और फिर वेनसोंग और फिर इतसिंह, यानी आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, शेरशाह ने निम्न में से किस या किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया? शेरशाह कौन कौन युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? ये तीनों युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच ही हुआ है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, इसमें हुमायूं की हार हुई और शेरशाह की जीत हुई। तो चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। दूसरा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, यह युद्ध 1540 में हुआ। इस युद्ध में भी शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। इस युद्ध में भी शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। और यह एक युग परिवर्तनकारी युद्ध है। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध को युग परिवर्तनकारी युद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि इस युद्ध ने अल्प समय के लिए भारत से मुगल सत्ता को खत्म कर दिया था। इसी वजह से इस युद्ध को युग परिवर्तनकारी युद्ध कहा जाता है। दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ है और यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ है। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई और शेरशाह सूरी की हार हुई। दोहरिया या दौरा के युद्ध में हुमायूं की जीत हुई और शेरशाह सूरी की हार हुई। तो दोहरिया या दौरा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को नहीं हराया, बल्कि हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया। वहीं चौसा तथा कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया है। और क्वेश्चन डिमांड यह कर रहा है कि कौन ऐसा युद्ध है जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया है? उत्तर क्या होगा? एक और दो होगा, डी। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया था? देखिए, जब भारत में 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई तो मुगलों की राजधानी हुआ करती थी आगरा। मुगलों की राजधानी कहां हुआ करती थी? आगरा। बाबर के समय मुगलों की राजधानी आगरा, बाबर के बाद हुमायूं के समय मुगलों की राजधानी आगरा, फिर हुमायूं के बाद अकबर के समय भी मुगलों की राजधानी आगरा ही थी। लेकिन अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया और अपनी राजधानी आगरा से हटाकर फतेहपुर सीकरी को बनाया। फिर अकबर ने आगे चलकर कुछ समय के लिए अपनी राजधानी लाहौर को भी बनाया, लेकिन फिर आगे चलकर अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को ही बना लिया। इसके बाद अकबर के बाद जहांगीर के समय कुछ समय तक राजधानी फतेहपुर सीकरी रही, बाद में जाकर वो आगरा को बना लिया। फिर जहांगीर के बाद शाहजहां बने। शाहजहां जब बादशाह बने तो शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नगर को बसाया और शाहजहां ने ही अपनी राजधानी आगरा से हटाकर शाहजहानाबाद अर्थात दिल्ली को बना लिया। तो दिल्ली में शाहजहानाबाद है जिस शहर को शाहजहां ने बनाया था, और मुगल बादशाहों में शाहजहां ने ही अपनी राजधानी आगरा से हटाकर शाहजहानाबाद अर्थात दिल्ली को बनाने का काम किया। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहां अवस्थित है? प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर हम्पी में अवस्थित है और हम्पी है आपको कर्नाटक में। भगवान विष्णु को आप जानते हैं,
भगवान विष्णु का ही एक रूप है विट्ठल, भगवान विट्ठल। तो भगवान विष्णु ही विट्ठल देव के रूप में पूजे जाते हैं। और जो विट्ठल मंदिर है यह विजयनगर कालीन मंदिर है, विजयनगर साम्राज्य कालीन मंदिर है। वही विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। और उस विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक हुए थे कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय के द्वारा ही इस मंदिर को बनाया गया था। तो विजयनगर कालीन यह मंदिर है, यह हम्पी में है, और इसका निर्माण किया था कृष्णदेव राय ने। विट्ठल भगवान विष्णु के ही एक रूप हैं, भगवान विष्णु को ही विट्ठल देवता के रूप में हम्पी में पूजने का काम किया जाता है। अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया, तब उनका सामना किससे हुआ? देखिए, अकबर प्रथम मुगल बादशाह हुआ जो साम्राज्य विस्तार वास्तविक तौर पर करना प्रारंभ किया। और वास्तविक तौर पर मुगल साम्राज्य का अगर किसी बादशाह ने साम्राज्य विस्तार किया है तो उसका नाम है आपको अकबर। अकबर अपना सैन्य अभियान 1561 में ही शुरू कर दिया। 1561-62 में मालवा का अभियान किया। फिर आगे चलकर 1564-65 ईस्वी में गोंडवाना या गढ़कटंगा का अभियान अकबर ने अपने सेनापति आसिफ खां के नेतृत्व में किया। जब अकबर अपने सेनापति आसिफ खां के नेतृत्व में 1564-65 ईस्वी में गोंडवाना या गढ़कटंगा का अभियान किया, जो कि मध्य भारत में पड़ता है। इस समय यहां की रानी हुआ करती थी, यहां की शासिका हुआ करती थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अकबर की मुगल सेना को कड़ी टक्कर दी। भले वो हार गई, वो अलग बात है, लेकिन काफी कड़ी टक्कर जो है आपको रानी दुर्गावती ने मुगल सेना को दी। लेकिन अंततः जब रानी दुर्गावती की हार हुई तो गोंडवाना या गढ़कटंगा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रानी दुर्गावती। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जय रे, किस संत ने लिखा है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं हमारे देश को जो आज़ादी है, हमारे देश को आज़ादी महात्मा गांधी के नेतृत्व में मिली है। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो महात्मा गांधी बिरला भवन में रहने लगे थे और सुबह शाम अपना भजन गाते थे। और ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद ही महात्मा गांधी भजन गाते थे, उससे पहले भी उनके दैनिक क्रियाकलाप में भजन गाना सुबह शाम शामिल था। तो एक साथ जब गांधी जी अपने अनुयायी के साथ बैठते थे तो कई सारे भजन एक साथ गाते थे, जिसमें सबसे पहले वैष्णव जन को तेरे कहिए, पीर पराई जय रे भजन गाते थे। वैष्णव जन को तेरे कहिए, पीर पराई जय रे, इसका अर्थ होता है सच्चा वैष्णव वही है, सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों के कल्याण में अपना कल्याण देखता हो, जो दूसरों के कल्याण में अपना कल्याण देखता हो। और आज तो हमारा समाज ऐसा हो गया है, दूसरों के कल्याण में बाधा डालते हैं, बाधा डालते हैं, समझ गए? बड़ी दिक्कत, समझे? और जानते हैं, इंसान को खतरा गैरों से नहीं है, इंसान को खतरा अपनों से है, समझे? तो बच के रहिए। पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं तो और ज्यादा बच के रहना है आपको, समझे? क्योंकि एक बार अगर केस मुकदमा हो गया, पुलिस विभाग में आप नहीं जा सकते। अगर पुलिस विभाग आपका सपना है तो एकदम बच के रहिए गांव घर से। गांव घर, हम भी गांव घर से बिलोंग करते हैं, लेकिन गांव घर के लोगों का जो दिमाग है ना, काफी संकीर्ण है, सबका नहीं।
गांव घर में एक से एक बुद्धिजीवी रहते हैं जो कठिन से कठिन समस्या का समाधान चुटकी में कर देते हैं, लेकिन जो संकीर्ण बुद्धि के लोग हैं उनसे बच करके रहिए, उनसे बच करके रहने की जरूरत है, समझे। और विशेष तौर पर अपने जिसको दियाद कहा जाता, दियाद, उसी से बच के रहने का जरूरत है। अभी कल रिजल्ट आया है, हम आपको बता रहे कम से कम 6 से 7 लड़की और 10 से 12 के आसपास लड़का, 10 से 12 के बीच में लड़का ऐसा आकर के मिला है हमसे कि यानी उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है कि सर अभी जो है हमारा नहीं कुछ भी यानी दीजिएगा पब्लिकली, क्योंकि कुछ लोग हमारे अपने लोग ही हमारे पीछे लगे हुए हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी मिले हैं जिनका सब चीज क्लियर है, लेकिन उनके अपने ही उन पर केस कर दिया। किस लिए? तो जो है हमारा भैंस उसके खेत में जाकर के चारा खा गए। हम पूछे तो बताया, समझे। तो बताइए ये सब क्या है बताइए। अरे अगर आपके परिवार के लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको पुश कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसका पैर मत खींचिए। कल के डेट में अगर आपको जरूरत लगेगा तो आप उसको सहयोग कीजिएगा, तो इन फ्यूचर वो भी आपको सहयोग करेगा, समझ गए। तो गांव के लोग में यही थोड़ा सा दिक्कत है। हम भी गांव में पैदा हुए हैं तो गांव के लोगों की मानसिकता को हम जानते हैं, समझे। तो ठीक है, तो थोड़ा बच उच करके रहिए आप लोग, पुलिस विभाग में जाना है तो महात्मा गांधी जो है ये भजन गाया करते थे, वैष्णव जन को तेरे कहिए पीर पराई जय रे। मतलब सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों के हित में अपना हित समझता हो, दूसरों के कल्याण में अपना कल्याण समझता हो। इसकी रचना गुजरात के भक्ति परंपरा के संत नरसिंह मेहता के द्वारा किया गया था। गुजरात के भक्ति परंपरा के संत नरसिंह मेहता के द्वारा किया गया था। इसके बाद महात्मा गांधी एकला चलोड़े, अकेला चलोड़े, ये गीत गाया करते थे। इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। और फिर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये सब गीत गाया करते थे, समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता। पलासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। हां सही है। देखिए जो पलासी का युद्ध है, पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ है और यह युद्ध बंगाल के नवाब की सेना, बंगाल के नवाब की सेना और अंग्रेजी कंपनी की सेना, अंग्रेजी कंपनी के सेना के बीच हुआ है। इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी के सेना का नेतृत्व, इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी के सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, यह बात सही। और इस युद्ध में बंगाल के नवाब के तरफ से नेतृत्व उनके मुख्य सेनापति मीर जाफर ने नहीं किया था, मीर जाफर ने नहीं किया था, बल्कि एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी मदन लाल और मोहनलाल, मीर मदान और मोहनलाल, सॉरी मीर मदान और मोहनलाल, मीर मदान और मोहनलाल के नेतृत्व में एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के तरफ से युद्ध लड़ने का काम किया। और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। उनके हार के पीछे रीजन यह था कि सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर दिया था, इसी वजह से उनकी हार हो गई। और जब नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई तो वो युद्ध भूमि से वापस अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद जब लौट रहे थे तो मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी, नवाब सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी, समझ गए। तो ये है आगे, 1 नंबर सही है। 2 नंबर पे आइए। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, एकदम सही है।
मीर जाफर को जो है ना रॉबर्ट क्लाइव अपने में मिला लिया, और रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को कहा तू सेनापति है, सेनापति ही रह जाएगा, लेकिन अगर तू हमारा साथ दिया तो हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। कौन नहीं चाहेगा कि हम नवाब बने, हम राजा बने। तो नवाब बनने के लिए जो है अपने महाराज को ही धोखा दे दिया, मतलब जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया, समझे। धोखेबाज के तौर पर मीर जाफर को याद किया जाता है, समझे। इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया तथा मीर जाफर को नवाब बनाया गया। हाँ, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बनाया गया, सही बात। कौन सा कथन से? डी 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन कितूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है? देखिए, कितूर वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। कितूर के राजा मल्ला सर्जा के निधन होने के बाद कितूर को गोद निषेध प्रथा के तहत, देखिए गोद निषेध प्रथा का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी, और व्यापक स्तर पर गोद निषेध प्रथा की शुरुआत 1848 ईस्वी से हुई है, लेकिन 1848 से पहले भी गोद निषेध प्रथा का प्रयोग हो चुका था, और गोद निषेध प्रथा का प्रयोग पहली बार 1824 में कितूर को लेकर के हुआ था। कितूर को जो अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य में मिलाया गया था वो गोद निषेध प्रथा के तहत ही मिलाया गया था, गोद निषेध प्रथा के तहत ही मिलाया गया था। देखिए, कितूर के राजा जो मल्ला सर्जा थे, मल्ला सर्जा की रानी चेन्नम्मा, और मल्ला सर्जा को अपना संतान नहीं था, तो मल्ला सर्जा को अपना संतान नहीं था, जिस वजह से मल्ला सर्जा के निधन होने के बाद कितूर को ब्रिटिश कंपनी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन उसकी रानी चेन्नम्मा यह चाहती थी कि वो पुत्र गोद ली थी शिवालिंगप्पा को, तो रानी चेन्नम्मा यह चाहती थी कि कितूर का राजा शिवालिंगप्पा बने, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना और कितूर को राजहड़प नीति या गोद निषेध प्रथा के तहत कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। तत्पश्चात कितूर चेन्नम्मा विद्रोह हुआ, और यह विद्रोह सबसे पहले रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में हुआ, लेकिन जब रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया तो फिर रायन्ना के नेतृत्व में जो है यह विद्रोह कुछ दिनों तक चला, और फिर फाइनली चेन्नम्मा और रायन्ना दोनों के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ, और 1829 ईस्वी में यह विद्रोह खत्म हो गया। ठीक है, ठीक, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। महलबारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही नहीं है? कौन से सही नहीं है मतलब कौन से गलत है? कौन से सही नहीं है मतलब कौन से गलत है? कौन से गलत है? यह व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तैयार किया था? नहीं, गलत है ये। देखिए, जो महलबारी व्यवस्था है इसको तैयार किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। जो महलबारी व्यवस्था इसको तैयार किया था हॉल्ट मैकेंजी ने, हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी ने इसको तैयार किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने। देखिए, आपको महलबारी व्यवस्था में महल का अर्थ होता गांव, टोला या मोहल्ला, गांव, टोला या मोहल्ला। जो गांव, टोला या मोहल्ला होता है उसमें आप देखते होंगे एक ना एक
एक टोला का कोई प्रमुख व्यक्ति जरूर होता है, और अगर उस टोला मोहल्ला में कुछ भी होता है तो उन्हीं के नेतृत्व में पंचायती आयोजित होता है, समझे। तो गांव, टोला या मोहल्ला का जो प्रधान होता है, जो मुखिया होता है, इस व्यवस्था के अंतर्गत, महलबारी व्यवस्था के अंतर्गत गांव, टोला, मोहल्ला के मुखिया किसानों से कर की वसूली करते थे। इस व्यवस्था में कर फिक्स नहीं था, और गांव, टोला, मोहल्ला का मुखिया या जो प्रधान होता है उसको पता होता है कि कौन किसान कितना अमीर है, कौन किसान कितना गरीब है, किससे कितना लेना है, किसको कितना नहीं लेना है, ये मुखिया को पता होता है। तो इस व्यवस्था में कर का दर फिक्स नहीं था। मुखिया को जितना लगता था, जो जितना धनवान था उससे उतना लिया जाता था, जो जितना कमजोर था उससे उतना कम लिया जाता था। और यह व्यवस्था उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लागू था, और ब्रिटिश शासित भारत के 30% भूभाग पर जो है आपको महलबारी व्यवस्था लागू था, महलबारी व्यवस्था लागू था। तो गलत है 1 नंबर। इसमें राजस्व के लिए निर्धारित इकाई महाल थी, जिसका अर्थ गांव या गांवों का समूह। हाँ, इसमें निर्धारित राजस्व अस्थायी रूप से तय नहीं था। हाँ, सही है। इसमें कंपनी द्वारा कर एकत्र करने का दायित्व जमींदारों को दिया गया था। नहीं, गांव, टोला, मोहल्ला के मुखिया को। अब यहां पे देखिएगा कौन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है। तो गलत कौन है? 1 और 4, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी। सी इसका उत्तर हो जाएगा। (1857) के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों ने नेतृत्व संभाला। क्षेत्र और नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बिरजिस कादिर, लखनऊ। हां, लखनऊ से 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान बेगम हजरत महल और उसका पुत्र बिरजिस कादिर ने किया था। सही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी। हां। रानी अवंतीबाई लोधी, कानपुर। नहीं, कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना कौन है? अवंतीबाई लोधी, और दूसरी वीरांगना है रानी लक्ष्मीबाई। तो ये कानपुर से नेतृत्व नहीं की थी, ये भी झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से ही, रानी अवंतीबाई लोधी भी झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से ही 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान करने का काम की थी। कुंवर सिंह मांडला, मध्य प्रदेश। नहीं, कुंवर सिंह बिहार के आरा के जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह, फैजाबाद। हां, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से नेतृत्व किए थे, और अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन सा सही है? सी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय निम्नलिखित में से कब लिया गया? रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के समारोह में। नहीं, देखिए, रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में किया गया। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में किया गया, और भारत की राजधानी कलकत्ता के बजाय दिल्ली बना है 1912 में, 1 अप्रैल 1912। तो प्रथम दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के समारोह में भारत की राजधानी कलकत्ता के बजाय दिल्ली नहीं बनाया गया, यह गलत है। जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाने के समारोह में, हां, यही इसका उत्तर होगा। अब कैसे? देखिए, आपको हल्ला मत कीजिए, बता रहे हैं, समझिए ना, समझिए ना, समझिए। जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाने के समारोह में, हां, जॉर्ज पंचम ब्रिटेन का राजा 1910-11 ईस्वी में बना। ब्रिटेन का राजा बनने के बाद वो भारत की यात्रा पर आए। जॉर्ज पंचम ब्रिटेन का राजा बनने के बाद जब भारत की यात्रा पर आए तो उनके सम्मान में दिसंबर 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, और इसी दिल्ली दरबार में
यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता के बजाय दिल्ली को बनाया जाएगा और फिर 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी बन गई दिल्ली। उससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी और भारत की राजधानी कलकत्ता 1774 से 1911 ईस्वी तक रही है। तो यही सही है। अब कंफ्यूजन है सी नंबर में, तो सी पे आइए देखते हैं। बंगाल के विभाजन की घोषणा के साथ में, बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था और भारत की राजधानी दिल्ली बनी है 1912। तो कहां से होगा सी बताइए, तो सी होगा तब बताइए। सी कर रहे हैं आप लोग। बी, डी, डी। जब यहां पे आंसर मिल रहा है तो डी में काहे जा रहे हैं? बी होगा इसका सही उत्तर, बी होगा। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यह कथन किसका है? यह कथन है थॉमस बेबिंगटन मैकाले का। देखिए हुआ क्या था जानते हैं? मैकाले यह स्टेटमेंट कब दिया जानते हैं? देखिए हुआ क्या था, 1813 में एक चार्टर एक्ट पारित हुआ और 1813 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। यह घोषणा तो हो गया, लेकिन अंग्रेज अपने में ही इस बात को लेकर उलझ गए कि आखिरकार भारतीयों को जो शिक्षा दिया जाएगा वह भारतीय भाषा में दी जाए या अंग्रेजी भाषा में दी जाए। इसको लेकर अंग्रेज अपने में उलझ गया और फिर इसका निपटारा मैकाले आयोग ने किया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में मैकाले आयोग का गठन हुआ और मैकाले आयोग ने अपना रिपोर्ट 1835 में दिया और मैकाले आयोग ने अपने रिपोर्ट में यह कहा कि भारतीयों को शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए, भारतीयों को शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए और अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी पद्धति के शिक्षा का समर्थन करते हुए लॉर्ड मैकाले ने यह कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। मतलब यूरोपीय शिक्षा पद्धति को बढ़ा चढ़ाकर दिखलाने को लेकर लॉर्ड मैकाले ने इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है आपको दिया। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारतीय समाज में विधवाओं और बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून प्रयास किए। निम्नलिखित में से प्रयासों का सही कालक्रम कौन सा है? सती प्रथा पर रोक। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा के ऊपर रोक लगाया गया। तो सती प्रथा पर रोक लगा है 1829। विधवा विवाह के पक्ष में कानून। देखिए हमारा समाज विधवा स्त्री को एक्सेप्ट नहीं करता है। पहले तो एकदम नहीं करता था, अब तो थोड़ा बहुत एक्सेप्ट भी करने लगा है और विधवा महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय हो जाती थी। ना उनको अपने घर वाले ना ससुराल वाले कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। तो विधवा महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए विधवा महिलाओं को दोबारा विवाह करने का अधिकार दिलाने को लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया और फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को फिर से विवाह करने का, दोबारा विवाह करने का अधिकार मिला। और इसको लेकर कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में बनाया। बाल विवाह निषेध अधिनियम। भारत में जो कम उम्र में 6 बरस 8 बरस के उम्र में विवाह हो जाता है, इसी को बाल विवाह कहा जाता है।
और बाल विवाह पर रोक लगाने को लेकर पहली बार कानून लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय 1872 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से लाया गया और उस कानून के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया। 18 वर्ष निर्धारित किया गया और यहीं से इसके बाद आगे चल करके बाल विवाह को प्रतिबंध करने के लिए और भी कई सारे एक्ट आए हैं, लेकिन 1872 का जो नेटिव मैरिज एक्ट है, बाल विवाह पर रोक लगाने को लेकर पारित किया गया पहला अधिनियम माना जाता है। तो ये हो जाएगा 1872। तो आंसर तो ए ही हो जाएगा, ए होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और उपनिषद में वो विश्वास जतलाते थे, सही है। यंग बंगाल की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा किया गया, हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा किया गया और इसमें शिक्षा को लेकर के जोर दिया गया था, तो महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की गई थी। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था और समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर इसका लक्ष्य था, सही है। ये भी कौन सा सही सुमिलित है? 1, 2 और 3। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, मैसूर का शेर कहा जाता है इन्हें, और इनके द्वारा लड़ा गया अंग्रेजों के विरुद्ध जो अंतिम युद्ध है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है। जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजी कंपनी की सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की सेना की तरफ से नेतृत्व जनरल सर डेविड बेयर्ड ने किया था और इसी युद्ध को लड़ने के दौरान टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए और फिर अंग्रेजों ने 1799 ईस्वी में ही मैसूर को जीतकर ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिलाने का काम किया। तो टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था जनरल सर डेविड बेयर्ड। खान अब्दुल गफ्फार खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता, हाँ, इन्हें बादशाह खां या सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, इन सभी नामों से जाना जाता है, सही बात। इन्हें खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी, हाँ। इन्होंने भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, जो कि वर्तमान में तो पाकिस्तान में चला गया, भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में वर्ष 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन अर्थात ईश्वर के सेवक नामक संगठन की स्थापना की थी। और जो खुदाई खिदमतगार नामक संगठन है, जो खुदाई खिदमतगार नामक संगठन है, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन सविनय अवज्ञा आंदोलन में काफी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इस आंदोलन के लोग जो है लाल कुर्ता पहना करते थे, जिस वजह से खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो है राजमार्गों के विकास से संबंधित है, राजमार्गों के विकास से संबंधित है। देखिए, देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री हुए स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी गंभीर थे और सड़क अवसंरचना का विकास अच्छे से हो सके, इसी को लेकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा
उन्हीं के शासनकाल में प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना परियोजना शुरू की गई। और इसका उद्देश्य था भारत के जो भी प्रमुख शहर है उन प्रमुख शहरों को 4 लेन या 6 लेन के माध्यम से आपस में जोड़ना। 4 लेन या 6 लेन के माध्यम से आपस में जोड़ना तो राजमार्गों के विकास से संबंधित है, एनएच के विकास से संबंधित। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। देखिए, आइएगा यहां पे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, इसका लक्ष्य है भारत के उत्तरी भाग को भारत के दक्षिणी भाग से, भारत के पूर्वी भाग को भारत के पश्चिमी भाग से आपस में एक दूसरे को जोड़ना राजमार्ग के द्वारा और 4 लेन या 6 लेन के माध्यम से। और इतना ही नहीं बल्कि भारत के जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उन शहरों को भी आपस में जोड़ना इसका लक्ष्य था। भारत में प्रमुख मेट्रोपॉलिटन सिटी में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का पहला लक्ष्य है भारत के ये 4 प्रमुख महानगर, दिल्ली को कोलकाता से, कोलकाता को चेन्नई से, चेन्नई को मुंबई से, मुंबई को दिल्ली से आपस में जोड़ना। फिर इसका दूसरा लक्ष्य है भारत के उत्तरी भाग को भारत के दक्षिणी भाग से आपस में जोड़ना। और इस परियोजना के अंतर्गत उत्तरी दक्षिणी गलियारा का निर्माण किया गया है। जो उत्तरी दक्षिणी गलियारा भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आपस में जोड़ने का काम करता है, और जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है वह असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ने का काम करता है। असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ने का काम आपस में करता है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है इसका लक्ष्य या दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता को जोड़ता नहीं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। हाँ, उत्तरी दक्षिणी गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। हाँ, पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को द्वारका से जोड़ता है। नहीं, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। सही है कौन कौन? 2 और 3। आंसर क्या हो जाएगा? बी। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है इलाहाबाद। कहां है? इलाहाबाद, जिसे आज हम लोग कहते हैं प्रयागराज। मई 2017 में उद्घाटन किए गए ढोला सदिया पुल की लंबाई कितनी है? देखिए, ढोला सदिया पुल असम राज्य में, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, उसका नाम है लोहित। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, उसका नाम है लोहित। लोहित नदी पर जो है आपको ढोला सदिया पुल है। लोहित नदी पर ढोला सदिया पुल है, और यह पुल असम को अरुणाचल प्रदेश से आपस में जोड़ता है। असम को अरुणाचल प्रदेश से जो है आपस में जोड़ता है, और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। 9.15 किलोमीटर है, और इस पुल का नाम बदलकर भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है। भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री के संबंध में भारत में राज्यों का सही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। घटते क्रम क्या है? घटते क्रम निम्न में से कौन सा है? देखिए, एक तो आप सब लोग जानते हैं लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। 2011 के लास्ट जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 महिला प्रति 1000 पुरुष है। भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष, और सबसे कम हरियाणा का है।
और हरियाणा का है आपको 879, 879, 879, 879, 879 महिला प्रति 1000 पुरुष, समझ गए। और हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, यही वजह है कि हरियाणा से ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो है आपको शुरुआत की गई। तो ये तो ठीक है, लेकिन अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यह देखना है किस राज्य का लिंगानुपात जो है आपको कितना है, समझ गए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें सब में कॉमन राज्य है। इसमें सबसे ज्यादा अगर लिंगानुपात देखा जाए तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का लिंग इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड का है। और उत्तराखंड की अगर आप बात करेंगे तो 963, 963। फिर पश्चिम बंगाल 947, फिर मध्य प्रदेश 930 और फिर जम्मू कश्मीर 883, जम्मू कश्मीर 883। समझ गए। तो अब आप देखिएगा यहां पर घटते क्रम, ज्यादा कम कम कम, हाँ सी ही हो जाएगा, सी हो जाएगा उत्तर। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करता है? यानी किस जनजाति में बहुविवाह मतलब एक से अधिक विवाह, मतलब एक लोग जो है 2 विवाह 3 विवाह 4 विवाह करता है। तो ये जो है आपको उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति में है, उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति में। सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन दुष्प्रभावित हुआ था? 2004 की सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट प्रभावित हुआ था, कोरोमंडल तट। और देखिए अगर आप मानचित्र पर आएंगे तो भारत है, भारत का जो दक्षिणी पूर्वी तट है इसको कोरोमंडल तट, और जो दक्षिणी पश्चिमी तट है इस मालाबार तट। तो जो आपको भारत का पूर्वी तट है कोरोमंडल तट, यही जो है आपको सुनामी से ज्यादा प्रभावित रहा था। हिमालय की मुख्य चोटियों नीचे दी गई है, इन्हें उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी। देखिए कंचनजंगा की अगर हम बात करें तो जो कंचनजंगा है यह भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऐसे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर देखा जाए तो ऐसे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 या गार्डविन ऑस्टिन, जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। लेकिन हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है आपको कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। इसका विस्तार सिक्किम और नेपाल दोनों में है और इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। फिर आपको नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। धौलागिरी है, धौलागिरी नेपाल में है। एगो धौलाधर है और एगो धौलागिरी है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में और धौलागिरी नेपाल में, और इसकी ऊंचाई है 8172 मीटर। नंदा देवी उत्तराखंड में है और यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई है 7816 या 17 मीटर। कुछ स्रोत 7816 मीटर लिखता है और कुछ स्रोत 7817 मीटर लिखता है। तो दोनों प्रकार का जो है आपको चीज किताब में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर जो है हर पर्वत चोटी की ऊंचाई हम आपको बता दिए हैं। तो क्रम से सजाइए, सबसे ज्यादा कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है। 1, 4, 2 और 3।
पूर्वी घाट का विस्तार है, पूर्वी घाट का विस्तार है। देखिए पूर्वी घाट की अगर आप बात करेंगे, भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है और इधर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है, और जो पूर्वी घाट है यह महानदी से लेकर के नीलगिरी तक है, महानदी से लेकर नीलगिरी तक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अगर आप बात करेंगे तो इन दोनों का मिलन है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। तो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? चिल्का, अष्टमुडी, पुलिकट, कोलेरू। देखिए आपको इसी मानचित्र पर अगर आप आएंगे तो जो ऑप्शन में है, चिल्का झील ओडिशा में है, और ये जो समुद्र तट है ये क्या है? पूर्वी तट। ये क्या है? पूर्वी तट। पूर्वी तट है ये, पूर्वी तट है ये। और ये जो समुद्र तट है ये है आपको पश्चिमी तट। ये क्या है? आपको पश्चिमी तट। ये आपको पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट है। और ये क्या है? आपको पूर्वी तट। तो चिल्का झील ओडिशा में पूर्वी तट पर है। फिर अष्टमुडी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। पुलिकट झील, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है, और ये भी पूर्वी तट पर है। फिर आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, ये भी पूर्वी तट पर है। तो जो चिल्का झील है ओडिशा में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है, ये सभी के सभी भारत के पूर्वी तट पर है। वही केरल में स्थित जो अष्टमुडी झील है, केरल में स्थित अष्टमुडी झील है, और केरल में स्थित जो अष्टमुडी झील है ये आपको पश्चिमी तट पर है। तो पूछ रहा है कौन झील पश्चिमी तट पर है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो पश्चिमी तट पर है आपको अष्टमुडी। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं? नहीं। देखिए मानचित्र पर अगर आप आएंगे, विश्व का तो है ही नहीं, मानचित्र पर अगर आप आएंगे तो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कैस्पियन सागर नहीं बल्कि भूमध्य सागर से होती है, भूमध्य सागर से होती है। और पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार से कहिए मानसूनी पवन है। इसे नमी की प्राप्ति कैस्पियन सागर से होती है। इसकी उत्पत्ति कैस्पियन सागर से नहीं होती है बल्कि इसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से। तो कैस्पियन सागर नहीं बल्कि भूमध्य सागर। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। हाँ होता है, सही बात। कौन सा कथन सत्य? केवल दो। और पश्चिमी विक्षोभ से देखिए भारत में आप देखेंगे शीत ऋतु में भी वर्षा होता है, मतलब ठंडा के मौसम में भी वर्षा होता है। भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होता है, भारत में शीत ऋतु में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही भारत में शीत ऋतु में वर्षा होता है, और शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में होता है। और शीत ऋतु में रबी फसल लगाई जाती है गेहूं, और गेहूं के खेती के लिए जो है यह लाभदायक हो जाता है। समझ गए? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है? उच्चतम अनुपात है मतलब उच्चतम अनुपात मतलब प्रतिशत। प्रतिशतता के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे मिजोरम, क्या हो जाएगा? मिजोरम। और अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो मध्य प्रदेश। भारत में विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब कौन सा एक गलत है? मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश और ओडिशा का संयुक्त उपक्रम है। हाँ, मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर है। इससे मुख्य तौर पर ओडिशा लाभान्वित होता है और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश भी सही है। प्राम्बिकुलम अलियार परियोजना केरल और तमिलनाडु का संयुक्त उपक्रम है। हाँ। मयूराक्षी परियोजना ओडिशा और पश्चिम बंगाल का संयुक्त उपक्रम है। नहीं, मयूराक्षी परियोजना
मयूराक्षी नदी पर है, और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड है, ओडिशा नहीं है, गलत है। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान, हां, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर झील और राजस्थान में राणा प्रताप और जवाहर सागर है, लाभान्वित होता है। आंसर हो जाएगा सी। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तमिलनाडु सरकार का एक प्रोजेक्ट है? नहीं, तेलंगाना सरकार का एक सिंचाई परियोजना है। तेलंगाना का है ये। यह परियोजना कावेरी नदी पर है? नहीं, कावेरी नदी तेलंगाना से बहवे नहीं करती है। कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है। तेलंगाना से कृष्णा और गोदावरी जैसी नदियां बहती है। तो यह जो परियोजना है, यह परियोजना कावेरी नदी पर नहीं है, बल्कि यह जो परियोजना है, यह परियोजना है आपको गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर। कौन सा सत्य है? ना तो एक ना ही दो। जल कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? यह धान के खेतों में एकीकृत मत्स्य पालन, ना, यह बिना मिट्टी के पौधे उगाने की एक विधि है। हाँ, और देखिए एक सूचना है, सूचना ये है कि बिट्टू सर नहीं है, तो कल और परसों तो विशेष तौर पर बिट्टू सर का ही टेस्ट होता है। बिट्टू सर की बहन का शादी है 12 जुलाई को। हाँ 12 जुलाई को, हाँ 12 जुलाई को। तो सर जो है घर चले गए हैं, बड़े हैं सर, सर को ही सारा जिम्मेदारी उठाना है। तो इसी वजह से 8 तारीख को ही घर चले गए थे। तो जो है कल और परसों आपका टेस्ट नहीं होगा, आपका टेस्ट जो है पुनः सोमवार से होगा। ठीक है, कल और परसों आपका टेस्ट नहीं होगा, आपका टेस्ट सोमवार से होगा। ठीक है, ये सूचना है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे आइए। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? देखिए आजादी के कुछ वर्षों बाद देश की एकता और अखंडता प्रभावित होने लगी थी। तो जो देश की एकता और अखंडता प्रभावित होने लगी थी, देश की एकता और अखंडता बनी रहे, इसी को लेकर राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन वर्ष 1961 में किया गया। और इसकी बैठक जब आयोजित होती है तो इसकी बैठक की अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। कथन है राज्यों का 1956 में पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। हां सही है। देखिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन दिसंबर 1953 में हुआ। इस आयोग में 3 सदस्य थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पन्नीकर। इस आयोग की अध्यक्षता फजल अली ने किया था, जिस वजह से इसे नाम दे दिया गया फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ और यह आयोग अपनी रिपोर्ट 1955 में दिया। यह आयोग अपनी सिफारिश में यह कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा। और आगे चलकर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ। और आप याद कीजिए मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और उन 14 भाषाओं के आधार पर ही भारत में 14 नए राज्य बनाए गए और फिर बाद में जाकर राज्यों की संख्या बढ़ती गई और वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं। तो जो राज्य पुनर्गठन भारत में राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ है, वह राज्य पुनर्गठन आयोग अर्थात फजल अली आयोग के सिफारिश पर ही 7वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है। इसी वजह से हम यह कह सकते हैं कि यह सही है।
1953 में पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश के सृजन के साथ ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की देशव्यापी मांग जोर पकड़ने लगी। हां, यह भी सही है। देखिए हुआ क्या था, दक्षिण भारत में इस बात को लेकर आंदोलन चल रहा था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होनी चाहिए। उस आंदोलन के क्रम में ही एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता पोटली श्रीरामुल्लू इस मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग प्रांत आंध्र प्रदेश होना चाहिए, तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग प्रदेश आंध्र प्रदेश होना चाहिए। इसी मांग को लेकर जो है आमरण अनशन पर पोटली श्रीरामुल्लू बैठे, लेकिन 50 दिन से ज्यादा दिनों तक आमरण अनशन पर बैठने के बाद उनका निधन हो गया और फिर दक्षिण भारत आग की ज्वाला में जलने लगा। तत्पश्चात प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा किया और भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश वर्ष 1953 में बना। और जब भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो पूरे देश में यह मांग उठने लगी कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ही होनी चाहिए। और फिर भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में यह कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होने चाहिए। और भारत में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में, तो भाषाई आधार पर ही भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। तो 1956 में जो भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ है भाषाई आधार पर, उसका कारण यह है कि 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन जो भाषाई आधार पर हो गया और इसके बाद पूरे देश में जो यह मांग चलने लगी भाषाई आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। यही वजह है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो भाषाई आधार पर हुआ। कुछ समझे हैं? बताइए, पहला नंबर सही या गलत? दूसरा आंसर इसका क्या ए होगा? चलिए ठीक। निम्न में से किस राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था? 24वां राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन का आयोजन भारत में 1983 में हुआ था संभवतः। किस वर्ष भारत ने अपनी परमाणु नीति अपनाई? भारत ने अपनी परमाणु नीति वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय अपनाई। और इसका टैगलाइन क्या था जानते हैं? इसका टैगलाइन था नो फर्स्ट यूज, ऐसे करके कुछ था। नो फर्स्ट यूज यानी पहली बार, यानी हम पहले किसी पर वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे कोई करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। नो फर्स्ट यूज जो हमारी परमाणु नीति है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2003 में अपनाई गई है, उसका टैग लाइन है नो फर्स्ट यूज, यानी सब पहले हम परमाणु बम किसी देश पर नहीं गिराएंगे, लेकिन अगर कोई देश हम पर क्षति पहुंचाया हम भी उसका ओम नमः स्वाहा कर देंगे। वर्ष 2000 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? देखिए, हमारे संविधान निर्मात्री सदस्य इस बात को समझते थे कि समय के अकॉर्डिंग चीजों में परिवर्तन होना चाहिए, इसी वजह से संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय वर्ष 2000 ईस्वी में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया और उस आयोग का काम यह था कि इस बात को लेकर सिफारिश करना है कि संविधान के कौन से प्रावधान अब
उपयोगी नहीं है, जो प्रावधान उपयोगी नहीं है उसे हटा देना है, उसके स्थान पर नए उपयोगी प्रावधान को शामिल करना है। इसी चीज को लेकर 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे एम.एन. वेंकट चलैया। एम.एन. वेंकट चलैया। कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है? नहीं। अनुच्छेद 141 क्या कहता है जानते हैं? अनुच्छेद 141 यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि हर न्यायालय पर बाध्यकारी होगा। एक बार फिर से सुनिए, अनुच्छेद 141 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि हर न्यायालय पर बाध्यकारी होगा। मतलब जो कानून सर्वोच्च न्यायालय घोषित किया है वो देश के भीतर हर उच्च न्यायालय में, देश के भीतर हर सबऑर्डिनेट कोर्ट में, हर जिला न्यायालय में, हर व्यवहार न्यायालय में लागू होगा। यह बात कहता है अनुच्छेद 141। उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 143 में, 143 143। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत है। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो उसके लिए विशेष इजाजत की चर्चा है 136 में। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, यह भी सही है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं। उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की चर्चा 131 में नहीं है, बल्कि 132 से लेकर के 137 तक है। 131 में उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की चर्चा है। उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की चर्चा अनुच्छेद 131 में। कौन सा सही है, बी और सी? इसका आंसर बी और सी दोनों हो सकता है, समझ गए? बी और सी दोनों। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 41। 16 में क्या है हो? लोक नियोजन में अवसर की समानता। 38 में क्या है? कल्याणकारी राज्य। 43 में कुटीर उद्योग और मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को संविधान में किस सूची में शामिल किया गया? राज्य सूची में। कौन सूची में? राज्य सूची में। वरीय अनुक्रम में निम्न पदाधिकारियों का उचित क्रम क्या होगा? देखिए, भारत की राजनीतिक परंपरा में राजनेताओं के बीच अनुशासनहीनता की स्थिति ना हो, इसी को लेकर के 26 जुलाई 1979 को वरीयता अनुक्रम जारी किया गया है। इसमें राष्ट्रपति को पहला रैंक, उपराष्ट्रपति को दूसरा रैंक, प्रधानमंत्री को तीसरा रैंक, राज्य के राज्यपाल को चौथा रैंक अपने राज्य में। यहां पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री नहीं, भूतपूर्व राष्ट्रपति होगा। भूतपूर्व राष्ट्रपति होगा, इसको सुधारिए। और भूतपूर्व राष्ट्रपति को 5वां रैंक। वही छठा रैंक की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल, 5वां भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर 5 का कमा उप प्रधानमंत्री, फिर छठा रैंक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, फिर 7वां रैंक राजदूत, 7 का कमा रैंक भारत रत्न, सॉरी 7वां रैंक नहीं 7वां रैंक राजदूत नहीं, सॉरी 7वां रैंक, सुनिए ना, 7वां रैंक राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता। 7 का कमा रैंक भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति, 8वां रैंक राजदूत, 9वां रैंक भारत के सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 6ठा रैंक, अन्य न्यायाधीश 9वां रैंक। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 9वां रैंक। फिर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक 9 का कमा रैंक, 9 का कमा रैंक। तो इसमें हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, आंसर बी। राज्य उच्च न्यायालय के
राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसमें थोड़ा सुधार कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन सही हुआ। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? देखिए, राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 159 में है। अनुच्छेद 159 में है। अनुच्छेद 159 यह कहता है राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। लेकिन अगर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं तो इस स्थिति में उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम करते हैं। मतलब जैसे बिहार के राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं होंगे तो पटना हाईकोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएंगे। पटना हाईकोर्ट के जो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएंगे। अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएंगे। क्या होगा उत्तर? सी। संविधान के अंतर्गत व्याख्याओं में फेडरल न्यायालय का संबंध किससे है? देखिए, फेडरल न्यायालय हिंदी में संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय के गठन को लेकर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय के गठन को लेकर प्रावधान किया गया था और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही फेडरल न्यायालय यानी संघीय न्यायालय का गठन 1937 में हुआ। यही संघीय न्यायालय संविधान लागू होने के बाद भारत का सुप्रीम कोर्ट कहलाया। यही संघीय न्यायालय संविधान लागू होने के बाद 28 जनवरी 1950 से भारत का सुप्रीम कोर्ट कहलाया। 42वां संविधान संशोधन, इसके तहत प्रस्तावना में संशोधन करते हुए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन, इसके तहत जो है दल बदल कानून को शामिल किया गया। 21वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में संशोधन करके 8वीं अनुसूची में जो है सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 62वां के तहत जो है लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। ऑप्शन नहीं है तो एगो नया ऑप्शन बनाइए ना। 3, 1, 4, 2 बना लीजिए। 3, 1, 4, 2 इसका उत्तर होगा। असम अधिनियम 1951 में असम राज्य की सीमा में फेरबदल करके राज्य के क्षेत्र की एक पट्टी को निम्नलिखित में से किस देश को सौंप दिया गया? एक बात बताइए, असम, असम कहां है? यहां है, यह है असम। असम बॉर्डर साझा करता है भूटान के साथ। असम बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ। तो असम का भूभाग अगर किसी देश को दिया जाएगा या तो वह भूटान होगा या बांग्लादेश होगा। तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ऑप्शन से फर्क रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। भारत के निम्न उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62, द्वितीय जाकिर हुसैन 62 से 67, तृतीय बीबी गिरी 67 से 69, बीबी गिरी है 67 से 69। बीबी गिरी के बाद आगे बने हैं गोपाल स्वरूप पाठक, इनका कार्यकाल है 1969 से 1974। फिर आगे बने हैं बीडी जत्ती, बीडी जत्ती उनका कार्यकाल है 1974 से 1979। और इसके बाद आगे बने हैं एम हिदायतुल्ला 1979 से 1984। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 1, 4, 3, 2 आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल था? मोरारजी देसाई। देखिए, इनका कालखंड है 1977 से 1979। 2 वर्ष से ज्यादा रहा है, 2 वर्ष से ज्यादा इनका कार्यकाल रहा है। चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980, 1 वर्ष भी नहीं रहा है। बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990, इनका भी कार्यकाल लगभग 1 वर्ष। लाल बहादुर शास्त्री
1964 से 1966, लगभग 2 बरस। लेकिन 2 बरस में इनका थोड़ा कम रहा है और मोरारजी देसाई का 2 बरस से थोड़ा ज्यादा रहा है। तो लाल बहादुर शास्त्री का 2 बरस से थोड़ा कम रहा है और मोरारजी देसाई का 2 बरस से थोड़ा ज्यादा रहा है। और रुक जाइए 1 मिनट, और जो मोरारजी देसाई है आपको देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का। कल और 1 मिनट सुनिए ना, कल और परसों आपका टेस्ट नहीं है, सोमवार को सीधे आपको आना है, हमको निकलने दीजिए तब आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद।